पूरी पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा अनजान सा आइलैंड जिसे कि स्वर्ग माना जाता था। लेकिन कुछ एक्सप्लोरर्स गलती से वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसे खतरनाक रहस्यों का पता चला जिससे कि वह वापस कभी लौट कर ही नहीं आए। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है रिचर्ड नाम के एक वर्किंग प्रोफेशनल को दिखाते हुए। रिचर्ड इस समय बैंकॉक में अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहा था। वो हर साल अपने काम से 1 महीने की छुट्टी लेता और अलग अलग कंट्रीज की सैर करता। रिचर्ड के हिसाब से अपनी सारी छुट्टियां किसी बार नाइट क्लब में एंजॉय करने से अच्छा वह अलग अलग कंट्रीज घूमे और वहाँ के लोगों की जीवन शैली के बारे में पता लगाए। इसीलिए रिचर्ड को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। अब रिचर्ड पूरे दिन तक ट्रैवल करने के बाद अपने रूम के अंदर जाने का ट्राई करता है, लेकिन उसे चाबी का यूज करके ठीक से दरवाजा ओपन करना नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी रिचर्ड अभी भी अपने घर के बाहर ही होता है। पर तभी उस जगह पर फ्रेंच नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी आ जाती है। रिचर्ड को थोड़ा परेशान होता हुआ देखकर नसी वहाँ पर चली गई और उसकी चाबी लेकर दरवाजा ओपन करती है। दोनों एक अच्छी सी स्माइल देते हैं और कहीं ना कहीं रिचर्ड को नसी काफी पसंद आ गई थी। वो नसी के साथ जैसे ही थोड़ा बात करने गया तभी पीछे से नसी का बॉयफ्रेंड ईथन आ जाता है। ईथन को देखकर नसी उसके साथ अपने कमरे में चली गई। बेचारा रिचर्ड अपने वर्किंग प्रोफेशनल वाली लाइफ में भी अकेला था और अभी भी अकेला ही रहता है, जो कि अपने कमरे में जाकर सो गया। अब यहाँ रिचर्ड बेड पर लेटा हुआ बहुत सारी बातें सोच रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर वाले हिस्से पर कोई अनजान आदमी अंदर आने का ट्राई करता है। लेकिन रिचर्ड बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता, क्योंकि इस रूम में ज्यादा कुछ चोरी करने के लिए नहीं है। वो अनजान आदमी तो धीरे धीरे उस जगह को खोलने लगा और अपना सर निकालकर रिचर्ड से कुछ बातें करता है। उसने रिचर्ड से सिगरेट मांगी, लेकिन रिचर्ड के पास नहीं थी। पर बाद में वह आदमी रिचर्ड को ही खुद सिगरेट ऑफर करता है। लग रहा था कि वह आदमी रिचर्ड को कुछ इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता है। फिर जाकर उस आदमी ने सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिचर्ड के साथ शेयर की। वो बताने लगा कि पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम हेवन की तरह। वहाँ पर इतने सारे रिसोर्सेज हैं जो कि पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं पाए जाते। वहाँ का पानी एकदम साफ और नीला है, जैसे लगेगा कि वह सच में हेवन में आ गए हैं। उस अनजान आदमी ने अब रिचर्ड से भी बताया कि कुछ लोग उस जगह पर जाने का ट्राई किए भी थे। उनमें से वह आदमी खुद भी होता है जो उस आइलैंड तक गया भी था। लेकिन इन सारी खूबसूरती और नेचर की ब्यूटी के साथ साथ वहाँ पर कुछ ऐसी अनजान बातें हैं जिससे कि बाकी बचे हुए लोग जो उस आइलैंड पर गए हुए थे वह कभी बाहर ही नहीं आ पाए। वह आदमी खुद उस जगह से किसी भी तरीके से निकल तो जाता है, लेकिन देखकर यही लग रहा था कि उसका भी दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है। वह बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था बातें करते समय। अब रिचर्ड यहाँ इस आदमी को एकदम से पागल समझता है और उसे जाने के लिए कह देता है। रिचर्ड को नींद आ रही थी तो वह अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। अब यहाँ सुबह होने पर रिचर्ड को अपने दरवाजे के ऊपर एक कागज दिखाई देता है। इस कागज को ओपन करने पर पता चला कि इस पर तो मैप का लोकेशन है और यह थाईलैंड का ही लोकेशन होता है, जहाँ एक अजीब तरीके के बीच का मेंशन किया गया था। रिचर्ड को लगने लगा कि शायद यह वही अनजान आइलैंड होगा जिसकी बातें वह पागल आदमी कर रहा था। इन चीजों के बारे में और ज्यादा पता करने के लिए रिचर्ड सीधा चला जाता है साइड वाले कमरे में, यानी कि उस आदमी के पास कुछ पूछताछ करने के लिए। अब अचानक जैसे ही वह एंटर हुआ तो दरवाजा तो खुला ही था, सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी और बाद में पता चला कि उस अनजान आदमी ने सुसाइड कर लिया है। उसके बॉडी पर तो अजीब तरीके के निशान बन गए थे। अब बेचारा रिचर्ड इस सिचुएशन में क्या करे, तो उसने पुलिस ऑफिसर्स को कॉल लगा दिया। ऑफिसर्स पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस आदमी की डेड बॉडी को अपने हिरासत में ले लेते हैं। रिचर्ड से भी सारी पूछताछ की गई और उसे एक गवाह की तरह एक्सेप्ट किया गया। लेकिन अब सारे लीगल प्रोसीजर्स खत्म करने के बाद रिचर्ड सीधा पहुंच जाता है अपने उन दोस्तों के पास, यानी कि नसी और उसका बॉयफ्रेंड ईथन। रिचर्ड उन्हें मैप दिखाते हुए कहता है कि मुझे एक ऐसे आइलैंड के बारे में पता चला है जो एकदम स्वर्ग जैसा है और वहाँ की सारी चीजें एकदम यूनिक हैं। वहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं पाए गए। रिचर्ड के मन में अब इस जगह को देखने की इच्छा होने लगी थी। अब इतनी ज्यादा हाइप बना देने के कारण ईथन और नसी के मन में भी जिज्ञासा उमड़ने लगी थी। वह भी इस जगह को देखना चाहते थे। तो अब होना क्या था, वो तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस मैप को फॉलो करते हुए उस जगह पर जाएंगे। तीनों ने अपना सामान पैक किया और निकल पड़े उस जगह पर जाने के लिए एक शिप के ऊपर। थोड़ी देर तक उन्हें ट्रैवल करने के बाद वो एक बंदरगाह तक पहुँचते हैं, पर पता चला कि उस आइलैंड पर जाने के लिए उन्हें एक छोटी बोट हायर करनी पड़ेगी। इसीलिए वह उस जगह पर थोड़ा रुक कर खाते पीते हैं और वहाँ से कुछ ही घंटों में सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करके वह निकल जाएंगे। अब रिचर्ड और उसके साथियों ने एक रात वहाँ पर रुकने के लिए रूम रेंट पर ले लिया था, लेकिन जब वो अपने कमरे में जा रहा होता है तो फिर उससे वह दरवाजा नहीं ओपन हो रहा था। रिचर्ड का पता नहीं इन सारे दरवाजे से क्या ऑब्सेशन है कि उससे यह ओपन ही नहीं होते। रिचर्ड तो अब यहाँ काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी उस जगह पर 2 लोकल लोग बैठे हुए होते हैं जो कि रिचर्ड को कुछ बता रहे थे। उन्होंने रिचर्ड को कहा कि जब तक तुम्हारा दरवाजा ओपन नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ आकर हमारे साथ चिल करो। रिचर्ड उनके साथ बैठकर सिगरेट पीने लगता है। उन दोनों लड़कों ने तो अब रिचर्ड को एक ऐसी जगह के बारे में बताया जो कि उसने सपने में भी नहीं देखी होगी, यानी वो जगह थाईलैंड के अंदर ही है। पर आखिर उस जगह तक कैसे पहुंचना है इस बात का अभी तक किसी को नहीं पता था। रिचर्ड अब उनकी बातों को ध्यान से समझने लगा कि शायद यह उसी आइलैंड के बारे में तो नहीं बात कर रहे जिसकी तरफ वो और उसके साथी जा रहे हैं। उन दोनों लड़कों ने अब स्पेसिफाई करना स्टार्ट किया कि वो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ का पानी बहुत साफ है और चारों तरफ नारियल के पेड़ हैं। वहाँ पर अगर छानबीन की जाए तो हमें डायमंड और गोल्ड के काफी सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही थी कि उस मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में
अभी तक किसी को भी नहीं पता था। जिसे पता था वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। रिचर्ड यहाँ से तुरंत ही समझ गया कि यह सब उसी अनजान आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ रिचर्ड चाहता तो डायरेक्टली उन्हें आइलैंड के बारे में बता सकता था और उन्हें मैप दे सकता था, लेकिन उसे पता है कि यह एक अनजान आइलैंड है और यहाँ ज्यादा लोगों को जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अच्छा होगा कि कम ही लोगों को पता चले, जिससे कि वह वहाँ पर पहुँच जाए। रिचर्ड सबसे पहले अपने रियल वाले मैप की एक कॉपी बनाता है और सुबह होने पर उसी मैप की कॉपी को उन दोनों लड़कों के पास छोड़ देता है। उसके बाद रिचर्ड सारे सामान इकट्ठा करके नस्सी और इथेन के साथ अपने सफर पर निकल पड़ा था। रिचर्ड ने यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी भी बरती, क्योंकि वो एक मिस्टीरियस जगह पर जा रहे हैं, वो भी बिना किसी को बताए। तो एटलीस्ट किसी को तो यह पहचान में रहना चाहिए कि वो कहाँ पर गए हैं। इसीलिए उसने मैप की कॉपी उन दोनों लड़कों के पास छोड़ी। इससे वह समझ जाएंगे कि इस आइलैंड का रास्ता कहाँ पर है और मुसीबत आने पर वह भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। रिचर्ड, नस्सी और ईथन ने एक बोट ट्रेंड पर ले ली थी और उसी से ट्रैवल करते हुए आगे बढ़े। रिचर्ड के पास मणि भरपूर थी और वह चाहता तो यहाँ पर शिप भी लेकर आ सकता था, लेकिन उन्हें बात करने पर पता चला कि कोई भी शिप वाला उस जगह पर जाने के लिए राजी ही नहीं होता। यानी सभी को इस बात का अंदाजा तो है कि वो एक खतरनाक जगह है। कोई और ऑप्शन न होने के कारण तीनों एक नाव पर बैठकर सीधा चले आते हैं एक आइलैंड की तरफ। ये आइलैंड वो मिस्टीरियस आइलैंड नहीं था जिसकी तलाश में वह सब निकले थे। फिलहाल अब शाम का समय हो चुका था, तो वह स्टे करने के लिए इसी जगह पर रुक जाते हैं। इस पॉइंट के बाद से यह पता चलेगा कि उन तीनों की सर्वाइवल स्किल्स कैसी हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर रात होने लगी थी। उनकी यह रात बहुत अच्छी तरीके से कटती है, लेकिन उन्हें पता था कि सुबह उन्हें काफी मेहनत करनी है। रिचर्ड, नस्सी और इथेना पानी में पहुँच जाते हैं और दूसरी तरफ वही आइलैंड मौजूद था जहाँ पर उन्हें जाना था और उस प्लेस को ढूंढना था। उस आइलैंड और बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो उन्हें तैर के जाना ही सही लगा। इसीलिए वह बड़ी हिम्मत करते हैं और तीनों किसी भी तरीके से पानी में तैरने लगते हैं। कई देर तक वह तैरते ही रह गए और थोड़ी देर के अंदर उस आइलैंड पर भी पहुंच जाते हैं। उस आइलैंड की चौड़ाई बहुत ही ज्यादा थी, जो बड़े पैमाने पर फैली होती है, लेकिन मैप में भी यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था कि इस आइलैंड पर वो हेवन वाली जगह कहाँ पर है। हो सकता है कि यह बीचों बीच हो और उन्हें काफी लंबा सफर तय करना होगा। अब यहाँ इन चीजों के बारे में ज्यादा न सोचते हुए वो तीनों एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद अचानक उन्हें कुछ तो पौधे दिखाई दिए। जैसे लग रहा था कि यहाँ पर उनकी खेती की जा रही है। पास जाने पर उन्हें रियलिटी पता चलती है कि यह सारे पौधे नशीले पौधों में से आते हैं, यानी कि जो ड्रग्स और भी कई सारे नशीले पदार्थ बनाए जाते थे, उन्हें इसी पौधे से एक्सट्रैक्ट करके फैक्ट्रीज में क्रिएट किया जाता था। एक समय पर तो वो तीनों हंसने लगी, क्योंकि वो भी एडल्ट होते हैं और नशे किया करते थे, लेकिन इस तरीके से कैसे बीच आइलैंड पर किसी ने खेती की है इन सारे नशीले पौधों की, यही तब से रिचर्ड सोच रहा था। अब इसी तरीके से वह तीनों उस खेत में जाकर एक्सप्लोर करते रहते हैं। तभी रिचर्ड की नजर एक बंदर के ऊपर गई। वो उसे देखकर खुश तो हो गया, लेकिन अचानक वो नोटिस करता है कि उस बंदर के गले पर एक रस्सी बंधी हुई है और वो रस्सी सीधा कनेक्टेड है एक आदमी के हाथ पर, जिसके पास गन भी मौजूद थी। फिलहाल वो आदमी सोया हुआ था, लेकिन उस मंकी की नजर जैसे ही रिचर्ड और उसके दोस्तों पर गई तो वह उसके हाथ को हिलाकर जगा देता है। वह आदमी चौकन्ना हो गया और अपनी गन लेकर तैनात हो जाता है। अच्छी बात यह थी कि रिचर्ड ने यह नोटिस किया और वो नसी और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर खेत के अंदर छुप जाता है। बाद में पता चला कि उस जगह पर और भी कई सारे लोग मौजूद हैं जिनके पास एडवांस हथियार हैं, और यही सारे लोग इस आइलैंड पर बड़ी बारीकी से इस तरीके के नशीले पदार्थों की खेती किया करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इन चीजों पर बैन लगाया हुआ है। नशीले वाले पदार्थों के ऊपर जरा भी खेती नहीं की जा सकती, और अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो इसीलिए ये सारे लोग एक अलग ही आइलैंड पर यह खेती कर रहे थे ताकि कोई पहुंच न पाए। अब उन्हें पता तो चल जाता है कि कोई उस जगह पर मौजूद है, इसीलिए वह सभी खेत के अंदर हथियार लेकर घूमने लगे। बेचारे रिचर्ड और उसके सभी दोस्त किसी भी तरीके से छुपते हुए आगे जा रहे थे। उन्हें पता नहीं कि यह लोग अगर उन्हें पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन यह कंफर्म था कि वह उन्हें छोड़ने नहीं वाले। यहाँ रिचर्ड, नसी और ईथन किसी भी तरीके से ट्रैवल करते हुए उस पौधों वाले इलाके से बाहर निकलते, लेकिन शायद वो तीनों बहुत ही ज्यादा बदनसीब थे, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं होता। वहाँ पर तो एक वाटरफॉल था जो बहुत ही बड़ा होता है। अब उन तीनों को समझता नहीं कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। उस जगह से डायरेक्टली नीचे कूदना भी काफी खतरनाक हो सकता है, और अगर उन्होंने जल्दी कुछ डिसीजन नहीं लिया तो पीछे मौजूद सारे सोल्जर्स उनके पास पहुँच जाएंगे। लेकिन अब इस जगह पर रिचर्ड और इथेन जो एक दूसरे से बहस करने लगे थे कि आगे क्या किया जाए, पागल नसी बिना कुछ सोचे वहाँ से डायरेक्टली जंप लगा देती है। नसी के इतने बहादुरी दिखाकर पानी में कूदते ही अब वो दोनों भी पीछे आ गए थे। अच्छी बात हुई कि वो पानी काफी गहरा था। पानी की तल एकदम नीचे होती है, जिससे उन्हें जरा भी चोट नहीं लगी। अब यहाँ रिचर्ड, नसी और ईथन को यह चीजें करने में मजा भी आ रहा था, पर अचानक साइड में मौजूद एक आदमी उनके लिए ताली बजाने लगता है। वो तो हंसते हुए ये कहने लगा कि मुझे ये करने में कई दिन लग गए थे, तुम तीनों ने यह पहली बार कर दिया, यानी तुम लोगों में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। अब तो वह ब्लैक आदमी सीधा उन तीनों को लेकर अपनी बस्ती में चला गया। रिचर्ड, नसी और इथेन इस पूरे आइलैंड पर मौजूद इतने सारे लोगों की बस्ती देखकर एकदम चौंक जाते हैं। पता चला कि यह सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल करने नहीं आए, बल्कि वह तो इसी जगह पर रहते
रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये जगह पूरी तरीके से बाहरी दुनिया से एक्सट्रैक्टेड थी। ना ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी होती है और ना ही कोई सेल फोन। यहाँ सारी आधुनिकता एकदम से उस जमाने की थी जैसा कि इंसानी प्रजाति फॉरेस्ट में रहा करते थे। इनफैक्ट इस पॉइंट पर कई लोगों का मानना है कि गॉड और भगवान ने जो हमें जन्म दिया है वो आधुनिकता के लिए नहीं बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए। इसीलिए इस कबीले के लोग यही चीजें फॉलो करते हैं और सिर्फ उतना ही काम करते हैं जिसमें कि उनका सर्वाइवल हो जाए। ना ही उन्हें 9 to 5 ऑफिस जाना है और ना ही कोई बड़े बिजनेस संभालने हैं। सिंपल सी लाइफ थी और सिंपल सी मोटिव थी कि उन्हें सर्वाइव करना है और अपनी जिंदगी गुजारनी है। अब रिचर्ड, नसी और इथेन का स्वागत वो लोग अच्छी तरीके से करते हैं और उन्हें उनके लीडर के पास लेकर जाया गया। उस कबीले के लीडर का नाम सेल होता है। सेल जब उन तीनों को देखती है तो पूछने लगी कि तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया। तब जाकर रिचर्ड उसे डिटेल प्रोवाइड करता है कि मेरे साइड में एक आदमी मौजूद था जिसने कि इस जगह की मुझे मैप बना कर दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि वह आदमी ने सुसाइड कर लिया और वह मारा गया। सेल तुरंत ही समझ जाती है और कहने लगी कि उसी अनजान आदमी ने इस जगह के बारे में पहले पता किया था। उसी की वजह से हम यहाँ पर आए और एक बस्ती बना ली। पर कुछ समय के बाद वो आदमी एकदम से मेंटली चैलेंज्ड हो गया। उसे कुछ समझ नहीं रहा था और वो इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। सेल को भी दुख है कि वो आदमी मर चुका है। अब सेल यहाँ पर उन तीनों से एक और बात पूछती है कि तुम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन इसके बारे में तुमने किसी और को बताया है कि नहीं। अब नसी और इथेन ने तो इसके लिए मना कर दिया, पर रिचर्ड को पता था कि उसने आते आते 2 लोगों को इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर भी वह झूठ बोल देता है कि मैंने किसी को नहीं बताया। यह बातें सुनने के बाद सेल ने वो एक्सिस्टिंग मैप भी जला दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाहरी दुनिया का कोई और भी इंसान यहाँ पर आए। अगर सभी लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो यह जगह भी पूरी भर जाएगी। आधुनिक लोग तो इसे अपना टूरिस्ट स्पॉट बना लेंगे। रिचर्ड और उसके दोनों साथी इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे थे। अब वह तीनों तो बड़े मजे से उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगे होते हैं। ट्रैवल करते हुए तीनों उस बीच के पास पहुँचे जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। वहाँ का पानी लिटरली नीला और एकदम साफ होता है और चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई थी जो इसकी ब्यूटी में और ज्यादा एनहांसमेंट कर रही होती हैं। रिचर्ड, डरस के साथी तो यह नजारा देखकर एकदम से दंग रह जाते हैं। उन्होंने तो अपनी लाइफ में ऐसी खूबसूरत जगह देखी नहीं थी। इनफैक्ट रिचर्ड के हिसाब से जैसा कि इस जगह को हेवन कहा जाता है, ये वैसा ही है। रिचर्ड, नसी और ईथर ने तो कुछ समय तक यहीं रहने का डिसाइड कर दिया था। वहाँ के सभी लोग उन तीनों को अपना मेहमान मान रहे थे और अपनी जीवन शैली की चीजें सिखाते हैं, जैसे कि वहाँ के साफ पानी में मिलकर फिशिंग करना और कई सारी गेम्स खेलना। सभी उस जगह पर एकदम फ्री थे और कैसे भी अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। किसी को भी काम का प्रेशर नहीं और ना ही फैमिली संभालने का। ऐसी आराम की जिंदगी तो रिचर्ड बहुत पहले से ही चाहता था और ये सारी चीजें वही महसूस कर सकता है जिसका पूरा टाइम ऑफिस के वर्क में ही जाता था, यानी 9 to 5 जॉब करना और फिर घर पर आ जाना और दुनिया भर की सारी मजे की चीजें छोड़कर वही चीजें फॉलो करते रहना। लेकिन इस शांत और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर आकर लग रहा था कि जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। उस ब्लैक आदमी ने अब रिचर्ड और उसके दोस्तों को बताया कि जब भी हमें कुछ जरूरत पड़ती है तो आई होप आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। हम पास ही वाले शहर में चले जाते हैं। उनके आइलैंड पर पाए जाने वाले वो सारे नशीले पदार्थ जाकर वह शहर में बेचते थे और अपनी जरूरत के सामान यहाँ लेकर आ जाते थे। इससे उन्हें कभी भी रिसोर्सेज की ज्यादा कमी नहीं महसूस हुई और मोस्ट ऑफ दी फल, फ्रूट और वेजिटेबल वो यहीं पर उगाते थे। सेल ने तो ये बात मेंशन की कि सबसे पहले इस जगह पर यहाँ के किसान रहा करते थे, लेकिन जब हम सभी को इस चीज के बारे में पता चला तो हम यहाँ मूव होने लगे। उन्होंने हमें यहाँ रहने की परमिशन दे दी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर उनके हिसाब से, और किसी भी लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि यह जगह बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। यहाँ पर जितने कम लोग रहे उतना ही अच्छा है। धीरे धीरे रिचर्ड और उसके सभी साथी वहाँ का रहन सहन सीखने लगे थे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रिचर्ड कहीं न कहीं नसी को पसंद करता है और उसने नसी को बुलाकर अपने मन की बात भी जाहिर कर दी। लेकिन रिचर्ड अपने आप को एक पॉइंट पर रोक रहा था क्योंकि नसी अभी अपने बॉयफ्रेंड ईथन के साथ है। आखिर वो कैसे उसके साथ चीट कर सकती है। लेकिन जब रिचर्ड और नसी के बीच बातें चलने लगी तो नसी भी क्लियर करती है कि वो रिचर्ड को पसंद करती है। तो अब होना क्या था, दोनों लवर्स एक साथ आ जाते हैं इथेन के बारे में सोचे बिना। वो दोनों तो अच्छी तरीके से मेक आउट भी करते हैं, लेकिन ये सच्चाई आखिरकार कब तक छुपी रहेगी। अगले दिन इथेन को भी इन चीजों के बारे में पता चल जाता है। वो सबसे पहले रिचर्ड के ऊपर काफी गुस्सा हो रहा था। उसने एज अ फ्रेंड उसे एक्सेप्ट किया होता है, लेकिन रिचर्ड ने उसे धोखा दिया। गुस्से में आकर इथन ने नसी से ब्रेकअप ही कर लिया था। यानी कि एक तरीके से रिचर्ड और नसी अब पूरी तरीके से आजाद हैं। अब वह दोनों अच्छी खासी रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिसमें कि वह काफी मजे कर रहे थे। अब एक दिन उस आइलैंड पर बहुत ही तेजी से बारिश होने लगी थी। सभी लोग पेड़ पौधों के नीचे जाकर छुप जाते हैं और वह कहने लगे कि अभी हम फिशिंग करने नहीं जा सकते। बारिश के समय बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और इस मोमेंट पर
मछली पकड़ना बहुत खतरनाक हो सकता था, लेकिन रिचर्ड इन चीजों को नहीं मानता। उसे कुछ एक्साइटिंग चीजें करनी थी, तो वह चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि वह इस टाइम पर भी जाकर फिशिंग करेगा। सभी उसे रोक रहे थे, लेकिन रिचर्ड सीधा पानी में चला गया एक भाले को लेकर। उसका मानना था कि वह सबसे बड़ी मछली पकड़ कर लाएगा। अब रिचर्ड थोड़ा आगे बढ़ता ही है, जिसमें कि पानी का बहाव काफी तेज हो गया था। अब अचानक पीछे की तरफ से जो सारे लोग मौजूद थे वह रिचर्ड को वापस आने के लिए कह रहे होते हैं। रिचर्ड उनका इशारा समझ नहीं पाता और फिर बाद में पता चला कि उस पानी के अंदर एक शार्क मौजूद है। वो शार्क सीधा रिचर्ड के पास आ रही थी उस पर हमला करने के लिए। रिचर्ड ने भी यह देख लिया था, लेकिन उसे कुछ समझता नहीं कि इन चीजों से कैसे बचा जाए। लेकिन अभी तक यहाँ पानी के अंदर हमारा रिचर्ड फंसा हुआ है। अभी एक मोमेंट पर तो वो सोच रहा था कि वो क्या करे, लेकिन रिचर्ड को सर्वाइवल के लिए लड़ना होगा। उसने अपने हाथ में जो भाला लिया था, अब वो तुरंत ही उस शार्क के पेट पर वार कर देता है। लगातार इसी तरीके के स्टेप करने पर वो शार्क बहुत बुरी तरीके से मर जाती है। रिचर्ड जब वापस किनारे पर आया तो सभी लोग काफी खुश हो रहे थे। एक तरीके से रिचर्ड इस मोमेंट के बाद उन सभी के बीच काफी फेमस हो गया। हर कोई रिचर्ड को अब सबसे ज्यादा बहादुर समझता था। अब अगले दिन यहाँ पता चलता है कि उन्होंने राइस की जो खेती की थी वह पूरी तरीके से सड़ चुकी है, यानी उनका बहुत सारा सामान बेकार हो चुका था। उनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, तो अब उन्हें शहर जाना पड़ेगा वो सब लाने के लिए। सेल तो अब यह डिसाइड करती है कि रिचर्ड मेरे साथ चलेगा शहर में वो सारी चीजें लाने के लिए। रिचर्ड इस बात को मना नहीं कर पाता और अब सभी लोग उसे अपनी अपनी चीजें बताने लगे कि उन्हें क्या चाहिए। कुछ ही समय में रिचर्ड और सेल शहर में मौजूद होते हैं और कई सारे सामान इकट्ठा करने लगते हैं। अब यहाँ रिचर्ड को बहुत ही अजीब लग रहा था शहर के अंदर। वो तो जल्द से जल्द उसी शांत भरे हुए आइलैंड पर जाना चाहता था, क्योंकि यह शहर में बहुत ही ज्यादा शोर शराबा है। सभी लोग एक मैट्रिक्स से बंधे हुए हैं जो कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो यही रीजन है कि रिचर्ड अब उसी आइलैंड पर रहना चाहता है। साथ ही साथ उसने खुद से भी प्रॉमिस किया कि वो इन चीजों के बारे में किसी को नहीं बताएगा। अब यहाँ रिचर्ड और स्टेल एक बार में मौजूद होते हैं, जहाँ पर अब वही दोनों लड़के आ जाते हैं जिन्हें कि रिचर्ड ने मैप प्रोवाइड किया था। उन दोनों लड़कों के साथ उनके फ्रेंड्स भी होते हैं, जो कि सीधा रिचर्ड को आकर थैंक यू कह रहे थे। उन्होंने बताया कि वो कुछ ही समय में उस आइलैंड पर जाने वाले हैं वो जगह देखने के लिए। बट रिचर्ड बात चेंज करते हुए ये कहने लगा कि वो सब एक मजाक था, मैंने तो ऐसे ही कोई रैंडम मैप तुम्हें दे दिया और ऐसी जगह तो कभी एक्जिस्ट ही नहीं करती। बट वो लोग इतने पागल नहीं थे, वो रिचर्ड की बातों पर भरोसा नहीं करते और अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं। इन चीजों के बारे में अब सेल को भी पता चल गया था। सेल थोड़ा सा गुस्सा होती है कि रिचर्ड ने उन लोगों को भी आइलैंड के बारे में बताया, पर सेल ने यहाँ रिचर्ड को कहा कि मैं यह बातें आइलैंड पर मौजूद किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ मेकआउट करना होगा। रिचर्ड कुछ नहीं सोच पाता और आखिर में उसे सेल की बात माननी ही पड़ती है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे मोमेंट गुजारते हैं और निकल पड़ते हैं सारे सामान लेकर आइलैंड की तरफ। रिसोर्सेज अच्छी तरीके से उनके पास मिल चुके थे। सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और अपनी लाइफ उसी तरीके से गुजारने लगते हैं। अब अगले दिन पता चला कि फिशिंग करते दौरान एक शार्क ने उनके 2 साथियों को घायल कर दिया है। उनमें से एक साथी तो मर ही चुका था और दूसरा वाला बहुत गंभीर तरीके से घायल होता है। उन्हें जल्द से जल्द किनारे पर लाया गया। अब प्रॉब्लम की बात यह होती है कि उनके पास उतनी मेडिसिन नहीं थे और किसी डॉक्टर को इस आइलैंड पर बुलाने का रिस्क वो नहीं लेना चाहते। तो इसीलिए वहाँ जितने भी इक्विपमेंट्स मौजूद थे वह उस घायल आदमी का अच्छी तरीके से इलाज करते हैं, लेकिन उस आदमी के साथ सभी को पता था कि यह बचने वाला नहीं है। कई दिनों तक तड़पते रहने के बाद उसे एंड में जाकर फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया। इथेन तो उन सभी को कह रहा था कि हमें इसे शहर में लेकर जाना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सभी उसे फॉरेस्ट में छोड़कर चले जाते हैं। इथेन तो उसी आदमी के साथ एंड तक टिका रहता है। अब एक रात जब रिचर्ड सो रहा था तभी उसे सेल आकर जगाती है। वह तो उसे लेकर किनारे पर चली गई और दूसरी तरफ दिखाती है कुछ लोगों को जो वहीं थे जिन्हें कि रिचर्ड ने वह मैप दिया था। उनके हाथ में वह मैप देखकर सेल एकदम से चौंक गई, क्योंकि रिचर्ड ने उसे यह नहीं बताया कि उसने ओरिजिनल मैप का एक और डुप्लीकेट मैप बनाया था और यही मैप उसने उन लोगों को दिया है। सेल ने रिचर्ड को यह पनिशमेंट दी कि तुम यहीं रहोगी और जब वो लोग इस आइलैंड की तरफ आएंगे तो तुम्हें उन्हें वापस भेजना है और मैप को भी उनसे लेकर चला देना है। सेल तो चली जाती है, लेकिन रिचर्ड अब काफी अकेला हो चुका था। वो अब उसी जगह पर रुक जाता है जो कि अब काफी रात हो चुकी थी। थोड़ी देर में अचानक वहाँ पर नसी आती है। नसी ने तो रिचर्ड को एक स्लैप कर दिया, क्योंकि सेल ने कबीले के सारे लोगों को सच्चाई बता दी है कि कैसे रिचर्ड ने उन लोगों को मैप दिया था और यह भी कि सेल और रिचर्ड के बीच कितनी क्लोजनेस आ चुकी थी शहर के अंदर। रिचर्ड यहाँ नसी को सब समझाने का ट्राई तो करता है, लेकिन नसी उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। अब बेचारा रिचर्ड एकदम से परेशान हो चुका था। वह अब वापस कबीले वालों के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह उसे अपना दुश्मन मानने लगे थे। रिचर्ड तो बेचारा उसी किनारे पर रुकता है ताकि वह दूसरे लोगों को आने से रोक दे। वह तो उनकी हर एक चीजों पर नजर रख रहा था कि वह क्या कर रहे हैं। बट अब ये पूरा एनवायरनमेंट जो उसकी तरफ बन चुका है उसमें रिचर्ड एकदम से पीसने लगा था। उसके दिमाग में तो अजीब तरीके के विजन्स आने लगे थे जो एक्जिस्ट ही नहीं करते। इनफैक्ट वह तो अपने आप को एक फॉरेस्ट वाले गेम में इमेजिन करता है, जहाँ पर वह एक एडवेंचर सफर पर निकला है और किसी भी तरीके से सरवाइव कर रहा है। रिचर्ड अब उन सारे लोगों पर जब नजर रख रहा था तो वह नोटिस करता है कि वह
वह एक बोट बना रहे हैं ताकि वह इस आइलैंड पर आ जाए। किसी भी तरीके से वह दूसरे लोग इस आइलैंड पर पहुंच भी जाते हैं और वह सब तो सीधा निकल पड़े उस जगह पर जहां नशीले पौधों की खेती की जाती थी। जब ये चीजें उन अनजान लोगों को पता चली तो वह काफी खुश होने लगे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि सबसे बड़ा खतरा तो वहाँ पर मौजूद है। जितने भी किसान होते हैं जो इस जगह की रखवाली करते, उन्हें वह दिखाई देने लगे। तो अब बिना देरी किए उन्होंने अपने वेपन निकाले और उन चारों लोगों को शूट कर दिया। बेचारा रिचर्ड यह चीजें देखकर एकदम डर जाता है, यानी कि बिना कुछ रहम किए उन्हें मार दिया गया। अब एक किसान ने रिचर्ड को भी देख लिया था। वो तो अपना वेपन लेकर सीधा रिचर्ड का पीछा करने लगा, जिस पर रिचर्ड तुरंत ही भाग निकलता है। अच्छी बात हुई कि उस किसान का पैर जानवर पकड़ने वाले एक जाल के अंदर फंस गया, यानी रिचर्ड को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वह सीधा पहुँच गया उस कबीले के अंदर। सभी के सामने न आते हुए रिचर्ड सबसे पहले नसी और इथेन के पास जाता है। नसी और इथेन एक बार फिर साथ में आ चुके होते हैं और हमें पता चला कि जिस आदमी को शार्क ने डैमेज दिया था वह भी वहीं पर मौजूद है। रिचर्ड उन दोनों को समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। उसने वह भी इंसिडेंट बताया कि कैसे कुछ लोग इस आइलैंड पर आए थे, लेकिन उन किसानों ने बेरहमी तरीके से उन्हें मार दिया। तो हो सकता है कि वह सब हमें भी जल्द से जल्द खत्म कर दें, इसीलिए हमें इस आइलैंड से वापस शहर में जाना चाहिए। सबसे पहले रिचर्ड नसी और इथेन को जाने के लिए बोलता है, जो कि किनारे पर चले गए। लेकिन रिचर्ड उस घायल पड़े हुए आदमी को देख नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने उसका काम आसान कर दिया और उसका मुंह और नाक बंद करके उसकी जान ले ली। यह उसके लिए सबसे आसान मौत थी। पर अगले ही मोमेंट में पीछे से रिचर्ड के सर पर किसी ने हमला कर दिया। रिचर्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो सामने की तरफ उन किसानों का लीडर मौजूद था। सारे कबीले वाले जुट चुके थे, जिसमें कि किसान बताता है कि हमारे इस आइलैंड पर कई और लोग भी आ रहे हैं और ये चीजें तो शुरुआत से ही मना की गई थी। और उसके पास तो मैप भी होता है जिसे कि रिचर्ड ने बनाया था। वो किसान तो सेल के ऊपर ही गुस्सा होने लगा, क्योंकि उसने पहले भी बोला होता है कि इस आइलैंड पर उनके अलावा और कोई भी नहीं आएगा। फिर आखिरकार उन्होंने ये मैप क्यों बनाया और इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। और जब उस किसान को यह पता चलता है कि रिचर्ड ने ही उस मैप का डुप्लीकेट बनाया था तो वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने तुरंत ही एक पिस्तौल निकाली और उसके अंदर एक बुलेट डाल दी। उसने यह गन अब सेल को दे दी होती है, जिसमें कि वह एक शर्त रखता है कि तुम पहली बार में अगर रिचर्ड को मार दोगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं तो तुम सबको भी यह जगह छोड़कर जाना होगा। रिचर्ड को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया जाता है। सेल तो बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर पॉइंट कर देती है और अब यह पूरा लक का गेम था कि पिस्तौल के उस चेंबर में गोली मौजूद है कि नहीं। तुरंत ही सेल ने गोली चला दी और लकीली उसमें गोली नहीं होती और रिचर्ड बच जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जितने भी लोग थे उनका भरोसा सेल पर से उठ गया था। अगर वह इस तरीके से बाहरी लोग को मार सकती है तो उन्हें भी छोड़ेगी नहीं। इसीलिए अब रिचर्ड के साथ सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। किनारे पर जितनी भी बोट्स मौजूद थीं, वह उसकी मदद से आगे बढ़ने लगे और वादा करते हैं कि इस आइलैंड पर वह कभी नहीं आएंगे। आइलैंड जितना ज्यादा खूबसूरत और शांत है उतना ही जानलेवा हो सकता है। यह बातें उन्हें पता चल गईं। अब इस बात को यहाँ कई महीने बीत जाते हैं। रिचर्ड भी अपने वर्किंग लाइफ में वापस आ चुका था, लेकिन वह उन मोमेंट को कभी भूल नहीं पाएगा जो कि उस आइलैंड पर बिताए हैं। वो एकदम साफ नदियाँ और ब्यूटीफुल नजारे। अब यहाँ रिचर्ड ने जब अपना मेल बॉक्स ओपन किया तो नसी ने उसे एक मेल किया होता है। ओपन करने पर पता चला कि उसके अंदर तो आइलैंड पर ली गई सारी वीडियो फुटेजेस हैं। उन्हें देखकर रिचर्ड काफी खुश हो गया और उसकी यादें ताजा हो गईं। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है।